अच्छा सर, वंस आपने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे जो है एक्सपर्ट को यूज़ करना है, और एक्सपर्ट को यूज़ करने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। अब आपने ये देखना होता है कि जो मैं एक्सपर्ट को यूज़ करने जा रहा हूँ, क्या वो कॉम्पिटेंट है, केपेबल है, या वो ऑब्जेक्टिवली काम करेगा या नहीं करेगा। सर पहले तो आपको आगे बढ़ने से पहले ना ये तीन चीज़ें समझनी होंगी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहली चीज़ क्या देखेगा, क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या वो केपेबल है, क्या वो ऑब्जेक्टिवली काम करेगा। अच्छा, जब मैंने स्टैंडर्ड खोला तो मैं देखता हूँ कि यार ये क्या बात हुई। पहले कहता है कि भाई आप देखो आपको क्या उसका काम यूज़ करना या नहीं करना है, क्योंकि भाई अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो आप डेफिनेटली काम यूज़ करेंगे। जो भी सीखा हमने, आपने कहा कि भाई इदारे ने अगर इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द यूज़ ऑफ एक्सपर्ट वर्क लगाए हुए होंगे तो आपका रिस्क कम होगा। अगर आप कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, ट्रेनिंग्स एक्वायर करके, कोर्सेज एक्वायर करके, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से या किसी और ऑडिटर से जो इन एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व होता है उससे एक्सपर्टीज हासिल कर सकते तो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ सुनिएगा, ये सारी चीज़ें कर कर आके आपको पता लगता है कि हाँ यार एज सच नीड नहीं है। तो जब नीड नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम कहते ही हैं कि भाई सही है यार हम खुद कर लेंगे, क्योंकि हमने नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज खुद एक्वायर कर ली होती हैं। तो इसलिए कहता है कि भाई ऑब्जेक्टिव भी तो यही है शायद का, कि आप डिटरमाइन करें कि वेदर टू यूज द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट्स और नॉट। पहले तो ये देख लो कि क्या उसका काम यूज करना है या नहीं करना। तो पहली चीज तो मैंने ये समझा दी आपको। फिर दूसरी चीज कहता है, दूसरी चीज ये कहता है कि भाई चलो तुमने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार जो आपका ऑडिटर एक्सपर्ट है उसका तुम काम यूज करोगे। अब वो कहता है जिसका काम यूज करने वाले हो वो काम ऐसा नहीं हो लपेट के दे दे, तो तुम्हें तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा ना। समझने की बात ये, फोकस करें भाई। आपने कहा मैं सही है यार, मैंने नीड डिटरमाइन कर ली, मेरी नीड है, मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकता इफ आई विल नॉट यूज ऑडिटर्स एक्सपर्ट, वो भी उस फील्ड में जो कि ऑडिट और अकाउंटिंग से हटके है। तो मैंने कहा भाई ये भी तो देख लो ना, उसको अपॉइंट करने से पहले कि सही बंदा अपॉइंट हो, उसके लिए तुम्हें उसकी कॉम्पिटेंस देखनी है, उसकी कैपेबिलिटीज देखनी है और उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखनी है। अब एक एक करके समझते हैं। मैंने कहा कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है भाई। कॉम्पिटेंसी का मतलब ये है कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी वैल्यूअर अपॉइंट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी वैल्यूअर, तो जाहिर सी बात है उसकी कॉम्पिटेंसी का ऐसे पता लगेगा कि भाई उसके पास नेसेसरी डिग्री होनी चाहिए, नेसेसरी डिग्री होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मैं प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन एक्चुअली से करवा रहा हूँ, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लॉयर से करवा रहा हूँ। भाई नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज कैसे आती हैं, आपकी स्टडीज से, आपकी डिग्री से। अब अगर मैं ये कहूं कि एक मेरा प्रॉपर्टी वैल्यूअर है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से सर्टिफाइड है, इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, तो दैट मतलब फिर दैट टाइम आई विल से कि हाँ यार वो बंदा कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंसी आती है किस चीज़ से सर, कॉम्पिटेंसी आती है आपकी डिग्री से, कि भाई हाँ यार वो बंदा कॉम्पिटेंट है, ये काम परफॉर्म कर सकता है, उसको नॉलेज होगी, उसको सब्जेक्ट मैटर पता होगा कि करना क्या है। अब लेट से अगर मैंने किसी लीगल केस के लिए या कोई टैक्सेशन के मैटर के लिए किसी को अपॉइंट किया है, तो मैं क्या वैल्यूअर को अपॉइंट करूंगा, प्रॉपर्टी वैल्यू को, एक्चुअली को नहीं। उसके लिए लॉयर होगा, टैक्स कंसल्टेंट होगा। तो फिर वो डिपेंड करता है ना हालात वाकयात के ऊपर कि भाई आप ये देखते हैं कि जिस चीज़ के लिए, जिस सब्जेक्ट मैटर को मैं ऑडिट कर रहा हूँ, जिस चीज़ का मुझे सबूत चाहिए, उस चीज़ का सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंट है या नहीं। और कॉम्पिटेंसी कैसे पता लगती है सर, उसकी नेसेसरी डिग्री से, कि सब्जेक्ट मैटर का स्पेशलिस्ट है भी या नहीं है। ये बात समझ आती है। तो रीड करते हैं, वो कहता है क्या, ऑडिटर शेल इवेल्युएट वेदर द ऑडिटर एक्सपर्ट हैज द नेसेसरी कॉम्पिटेंसी, यानी कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो वो कहता है क्या, कॉम्पिटेंस रिलेट करती है नेचर एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज जो कि ऑडिटर एक्सपर्ट के पास होनी चाहिए। फिर बोलता है चलो तुमने मान लिया वो एक्सपर्ट है, यानी एक्सपर्ट तो है, उसके पास कॉम्पिटेंसी है, हो सकता है वो केपेबल ना हो, उसके पास कैपेबिलिटीज ना हो। सर वो रिसेंटली क्वालिफाइड एक्चुरियल है और हम उससे EFU लाइफ के डेटा की वैल्यूएशन करा रहे हैं, उसके पास ना नेसेसरी रिक्वायर्ड कंप्यूटर्स हैं जो इतना सारा डेटा हैंडल कर सकें, और ना इतनी रिक्वायर्ड रिसर्च है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट, बट ही इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग सो। वो केपेबल नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो कॉम्पिटेंस का होना अलग बात है, कॉम्पिटेंस का होना अलग बात है, और केपेबल का होना अलग बात है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक बंदा कॉम्पिटेंट है, वो केपेबल नहीं हो, उसकी कैपेबिलिटीज ही नहीं हो ना, उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है एडिक्वेट जो उसको रिक्वायर्ड है एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो आप ये भी देखें कि भाई उसके पास नेसेसरी कॉम्पिटेंस के साथ साथ उसके पास नेसेसरी कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए। आए देखते हैं वो कहता क्या है,
Capabilities relates to the ability of the auditor's expert to exercise दैट कॉम्पिटेंस इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट। यानी वो बोल रहा है एबिलिटी होती है, ये क्या होती है, कैपेबिलिटीज क्या होती है, एबिलिटी होती है एक्सपर्ट की कि वो अपनी कॉम्पिटेंसीज को अप्लाई कर सके। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो भाई इज नॉट एबल टू अप्लाई हिज कॉम्पिटेंसीज, क्योंकि कॉम्पिटेंसी होते हुए भी वो अप्लाई कैसे करेगा, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। पहले बताओ ये बात समझ आई। तो खैर वो कहता क्या है, मोहतात हो जाओ ना। देखो आपको तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, आपको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। तो वो कह रहा है किसी थर्ड पार्टी का अगर काम यूज कर रहे हो जो कि एक ऑडिटर्स एक्सपर्ट कहला रहा है, तो भाई खुदा के वास्ते उसको अपॉइंट करने से पहले उसकी कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटीज को देख लेना। कैसे चेक करना है वो भी बताता हूँ, वो अलग प्रोसीजर है, पहले तो मतलब समझा रहा हूँ। फिर तीसरी चीज, अगर तुमने मान लिया कॉम्पिटेंट है, तुमने मान लिया वो केपेबल है, वो कर लेगा काम। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सर इसका क्या मतलब है इंडिपेंडेंट नहीं है? इंडिपेंडेंट नहीं है का मतलब ये है कि प्लीज सुनिएगा, एक एक करके फोकस होकर बताऊंगा। वो जो एक्सपर्ट है ना जिसको तुम अपॉइंट कर रहे हो, उसकी वाइफ उस बंदे की वाइफ कंपनी में सीएफओ है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो बंदा ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करेगा, बायसनेस आ जाएगी उसके काम में, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा बेगम का। बेगम बोलेगी अच्छा हमारी रिपोर्ट में मसले है, घर नहीं आना तुम्हें। तो बात समझने की ये है कि भाई वो जो बंदा है वो अपनी बेगम के प्रेशर के अंदर आई डोंट थिंक सो कि काम करेगा, बायस हो जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट सेट हो जाएगा। तो भाई वो तो अपनी बेगम के फेवर में ही काम करेगा, क्योंकि वहां पे उसकी बेगम उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। दूसरी चीज, हो सकता है उस बंदे के शेयर्स हो कंपनी में और वो लाइबिलिटीज को अंडर स्ट्रेट करे ताकि एक्सपेंस कम है और प्रॉफिट्स ज्यादा है। तो कहता ये है कि भाई जिस बंदे को अपॉइंट कर रहे हो, माना वो कॉम्पिटेंट है, माना वो केपेबल है, बट हो सकता है वो ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करे, एंड फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग ऑब्जेक्टिविटी यू नीड टू मेक श्योर कि वो बंदा इंडिपेंडेंट हो, देखते हैं ये क्या कहता है। वो कहता है ये है ऑब्जेक्टिविटी रिलेट्स टू दी पॉसिबल इफेक्ट्स दैट बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स मे हैव ऑन द प्रोफेशनल एंड बिजनेस जजमेंट ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट। यानी जो ऑडिटर एक्सपर्ट जजमेंट्स लगा के काम करेगा, एस्टिमेशन करेगा, उसमें वो बायस हो जाएगा, उसका अपना पर्सनल मफाद आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, और हो सकता है कि उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस आ जाए। जैसे मैंने आपको उसकी वाइफ की एग्जाम्पल दी, हो सकता है तो उसका फादर हो सकता है उसका बेटा हो वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। तो भाई आपने इस बात को भेजे में रखना है कि बिफोर अपॉइंटिंग एनी ऑडिटर्स एक्सपर्ट यू नीड टू मेक श्योर कि वो कॉम्पिटेंट हो, केपेबल हो, और सर तीसरी चीज वो ऑब्जेक्टिवली काम करें। फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी यू नीड टू टेस्ट कि वो बंदा इंडिपेंडेंट है या नहीं है। पर इस पूरे सिचुएशन के अंदर मैंने आपको ये नहीं बताया अब तक कि सर ये तीनों चीज़ें चेक कैसे होती हैं, पर सर आपको एक बात तो समझ आ गई ना, स्टेप्स क्या हैं। हमने पहले ये सीखा, हमने पहले ऊपर ये सीखा सबसे पहले कि इसका स्कोप क्या है। भाई ये आयज़ा तब अप्लाई होगा जब ऑडिटर अदर देन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की फील्ड को इंगेज करेगा बंदे को फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर हमने ये सीखा कि होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ ऑडिटर। पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, ऑडिटर की होगी। किसी को यूज करने से इसकी जिम्मेदारी खत्म या कम नहीं हो जाती। तो अगर केस वेस होता है तो आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि फिर आपको यही तो कहा गया कि आप ये चीज़ें इंश्योर करें, और फिर भी भंड निकला तो फिर आप जिम्मेदार नहीं, आप बोलेंगे मैंने एडिक्वेटली काम किया था। बात समझ आ रही है? अच्छा फिर वो क्या कहता है, फिर वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव समझो। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले डिटरमाइन करना है काम यूज करना है नहीं करना। अच्छा काम यूज करना है तो पहले उसको अपॉइंट करने से पहले ये देख लो भाई कि सामने वाला बंदा कॉम्पिटेंट है, केपेबल है, या ऑब्जेक्टिवली काम करेगा या नहीं करेगा। अब ये देख लेते हैं कि तीनों चीज़ें मैं कैसे इंश्योर करूंगा। तो अब मैं सिखाऊंगा तुम्हें वो प्रोसीजर्स दैट वी विल परफॉर्म टू इंश्योर दैट वेदर द पर्सन इज कॉम्पिटेंट एंड द पर्सन इज ऑब्जेक्टिव एंड द पर्सन हैज नेसेसरी कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म द वर्क। तो वो बात कर लेते हैं, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले डिस्कशन आपके सामने रख देता हूँ और फिर मैं डिस्कशन करता हूँ आपसे। ये रहा, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल मैंने समराइज करने की कोशिश की टू मेक इट इजी फॉर यू गाइस। सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लेट से वो बंदा जो है जिसको मैं अपॉइंट कर रहा हूँ एक वैल्यूअर है, उसकी मार्केट में रिपोर्ट्स पब्लिश होती रहती हैं, तो आपको नहीं लगता कि तो उसकी मार्केट्स में रिपोर्ट्स पब्लिश होती रहती हैं तो वो बंदा एक जाना माना बंदा है, कॉम्पिटेंसीज का और कैपेबिलिटीज का यहाँ से पता लग जाएगा।
कि मैं मार्केट्स में उसकी रिपोर्ट रीड करूँ, देखूँ उसकी रिपोर्ट्स में कोई भंड तो नहीं है, कोई ऐसी वैसी फजूल बात तो नहीं की हुई, कि ऐसे ही चवल मारी हुई है। तो उससे उसकी औकात का अंदाजा हो जाएगा कि कितना पानी में है वो बंदा। पहली चीज़ तो ये समझ आ गई। दूसरी चीज़, मैं ये देख लूँ कि उसकी नेसेसरी डिग्रीज क्या हैं। अगर उसने नेसेसरी डिग्री ली हुई है तो भाई किस इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड था, क्या उसके पीछे कोई गवर्निंग बॉडी है। जैसे हम आईकैप से एफिलिएटेड हैं तो भाई जाहिर सी बात है, कोई भी दिखता है सी हाँ यार आईकैप से, भाई आईकैप से किया हुआ है, ओह। तो भाई समझ आती है बात कि एक एक लेवल होता है कि हाँ यार जिस अकाउंटिंग बॉडी से हम उठ के आए हुए हैं वो भी किसी एक गवर्निंग बॉडी से उठ के आया होगा जहाँ से उसने नेसेसरी डिग्री हासिल की है। और अगर एक अच्छी जगह से हासिल की है तो दैट मीन्स कि हम उस पर रिलाई कर सकते हैं कि वो बंदा कॉम्पिटेंट होगा। हम उस बंदे से मीटिंग कर सकते हैं, हम उससे मिल सकते हैं, उससे मिल के उससे बात करके कुछ नेसेसरी सवालात करके। और सवालात कैसे होंगे, हम ऐसे ही फेंकेंगे, एक बता रहा हूँ आपको, हम ऐसे ही एक दो सवाल फेंकेंगे उसकी तरफ कि यार आपके वैसे वैल्यूएशन टेक्निक्स आजकल मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही है इस प्रॉपर्टी की। यूजुअली जो केसेस होते हैं वो वैसे कहाँ रेफर होते हैं, सिंध कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसी बातें कि जस्ट टू चेक इट कि भाई वो क्या ऐसी हवाओं में तो बातें नहीं करता, ये लॉजिकली बात करता है। तो आप उससे नेसेसरी मीटिंग कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोसीजर्स टू मेक श्योर दैट द पर्सन इज कॉम्पिटेंट एंड द पर्सन हैज नेसेसरी कैपेबिलिटीज। अभी मैंने इंडिपेंडेंस की बात नहीं की, वो देखते हैं, सुनिएगा। वो कहता है कि भाई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, यानी अगर आपने प्रीवियसली उसके साथ काम किया हुआ है तो आपको वहां से भी पता लग जाता है कि वो कितना पानी में, वो कितना पानी में। तो जाहिर सी बात है आपने उससे जो पहले काम किया हुआ तो उसने आपको रिपोर्ट दी होगी ना, अपनी अपनी जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो आपको बताई होंगी, आपसे डिस्कशंस की होंगी, तब भी आपको समझ आ गया होगा कि उस बंदे का काम कैसा है। तो कॉम्पिटेंसी का अंदाजा वहां भी हो जाता है। फिर बोला आप डिस्कशन कर लें उस एक्सपर्ट से, तो पहला क्या कहा कि भाई पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस प्रायर है आपका तो उससे तो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि वो कितना पानी में। दूसरी चीज कि भाई डिस्कशन कर लें उस एक्सपर्ट से, जैसे मैंने आपको बात बताई। तीसरी चीज, डिस्कशन विद अदर ऑडिटर्स और अदर्स हु आर फेमिलियर विद द एक्सपर्ट्स वर्क। मुझे पता लगा है केपीएमजी में एक पार्टनर है, सही जी, या मैनेजर है, वो मेरा दोस्त है, और पार्टनर पार्टनर कर दोस्त है। पार्टनर ने उसको कॉल किया, बता तो यही जानी इसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्या काम कैसा है इसका, तमीज़ से काम करते हैं या ऐसे नहीं हमारे लगा दें। तो भाई उनका फीडबैक ले लो कि भाई आप डिस्कशन कर लें अदर ऑडिटर्स से, सही जी, जिनको जिन्होंने या किसी और बंदे से जिसको आप जानते हो जिन्होंने नेसेसरीली इनके साथ काम किया हो, फीडबैक ले लें। जैसे रिश्ते से पहले भी तो हम पूछते हैं ना इधर उधर कि भाई यहाँ बंदा कैसा, ऑफिस में खबर आती है, बॉस से पूछा जाता है हाँ ये बच्चा कैसा है यार यहाँ पे काम करने में, ठीक तो है ना, अपनी बेटी दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं हम ऑडिट इंगेजमेंट में सबूत इकट्ठा करने के लिए इसको दे रहे हैं, तो क्या नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज रखता है, नहीं रखता। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, हमने कहा सर पर्सनल एक्सपीरियंस अपना देख लें, डिस्कशन कर लें उससे, दूसरे लोगों से डिस्कस कर लें। नॉलेज ऑफ दैट एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशन, यानी वो किस क्या क्वालिफिकेशन रखता है, किस जगह का मेंबर, ये सारी चीज़ें विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज। देखिए, नॉलेज ऑफ दैट एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, इंडस्ट्री एसोसिएशन, लाइसेंस ऑफ टू प्रैक्टिस और अदर फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल रिकॉग्निशंस, कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशन उसने की हुई है। आगे, पब्लिश पेपर्स और बुक्स रिटन बाय दैट एक्सपर्ट। मैंने आपको बताया था कि भाई आप उसकी रिपोर्ट रीड कर लें तब भी आपको एक अंदाजा हो जाता है कि वो कितना पानी में। और एक बड़ी अहम चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाने लगा हूँ, कहता ये है ऑडिटर्स, ऑडिटर्स यानी हम अपनी बात कर रहे हैं, ऑडिटर्स फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जरा बात समझिएगा, ये जो आखिरी पॉइंट है ना, ये इतना क्रिटिकल है तुम्हारी सोच है। मैंने आपको सिखाया था ऊपर के कैन बी एक्सपर्ट कैन बी इंटरनल, एक्सपर्ट कैन बी इंटरनल, इंटरनल का मतलब है फर्म का ही बंदा। तो वो कह ये रहा है कि अगर तुम इंटरनल जैसे टैक्स स्पेशलिस्ट को यूज़ कर रहे हो, वैल्यूएशन स्पेशलिस्ट को यूज़ कर रहे हो, इंटरनल टैक्स का यानी इंटरनल टैक्स का बंदा, इंटरनल वैल्यूएशन का बंदा, जो कि वैल्यूएशन डिपार्टमेंट में हो, जो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी की सर्विस देता हो, जो शेयर्स की वैल्यूएशन करता हो, गुडविल की वैल्यूएशन करता हो, जो भी वो एक्सपर्ट है ना, पर ईवाई का ही एक्सपर्ट है, मेरी फर्म का एक्सपर्ट है। तो वो ये कह रहा है कि उसकी कॉम्पिटेंसीज, किसकी कॉम्पिटेंसीज, उसकी कॉम्पिटेंसीज जो फर्म का एक्सपर्ट है। तो अगर तुम इंटरनल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रहे हो तो तुम अपने फर्म की, अपनी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स देख लो। जैसे इदारा कंट्रोल लगाता है ना, बात सुकून से समझिएगा, जैसे इदारा कंट्रोल लगाता है ना, और कंट्रोल लगाता है कि भाई सेल्स ऑर्डर बनने से पहले क्रेडिट लिमिट चेक हो जाए, सेट हो जाए, जस्ट टू मेक श्योर कि बैड डेट्स ना हो, जो हमारे पास सीक्वेंसली नंबर्ड गुड डिस्पैच नोट हो ताकि कोई भी गुड्स ऐसे फ्रॉडुलेंटली बाहर नहीं जाए।
तो ये एजिंग रिपोर्ट बनती है टू अवॉइड बैड डेट्स, टू इंश्योर प्रॉपर रिकवरी, तो ये सारे कंट्रोल्स तो इदारे लगाता था। पर आपको नहीं लगता कि फर्म में जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और जो वो सर्विसेज दे रहे हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल्स होने चाहिए कि हम एक क्वालिटी सर्विस डिलीवर करें? तो वो कहता है कि भाई अब अगर आप इंटरनल एक्सपर्ट अपॉइंट कर रहे हैं, इंटरनल एक्सपर्ट ईवाई का ही या केपीएमजी का या पीडब्ल्यूसी का ही, अगर कोई इंटरनल एक्सपर्ट अपॉइंट कर रहे हैं तो आपने फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स देख लें। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर्स फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। उसमें क्या होता है मैं आपको सही तौर पे बताता हूँ। भाई हर महीने में मेरे पास कोई ना कोई ट्रेनिंग आती होती है किसी आईएफआरएस की, उसमें पहले पूरी वीडियो चलती है आईएफआरएस की, पूरा आईएफआरएस रिवाइज करवाते हैं और फिर उस पर पॉसिबल क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट होता है और आपको वो क्लियर करना होता है। नहीं होता क्लियर फिर ये अटेम्प्ट करो, नहीं होता जब तक कि आप उसमें चीते हो जाओ। तो आपको नहीं लगता कि जैसे टैक्स वाले होंगे हमारी फर्म में तो उनके पास जो रेलेवेंट ट्रेनिंग्स आती होंगी वो टैक्सेशन की आती होंगी क्योंकि वो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब टैक्स ट्रेनिंग्स आती होंगी और ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते होंगे तो डेफिनेटली उनकी ट्रेनिंग्स, उनके ये सारी चीज़ें जो होती रहती हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो उनके लिए, अब क्या है ये फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं कि भाई उनकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उससे क्या होते हैं वो अपडेटेड रहते हैं, कॉम्पिटेंट रहते हैं। फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर है कि पहले जो जूनियर है वो काम करेगा, उसको सीनियर रिव्यू करेगा, सीनियर के बाद सुपरवाइजर करेगा, एएम करेगा, मैनेजर करेगा, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, फिर पार्टनर। ये फर्म की पॉलिसी है टू इंश्योर प्रॉपर क्वालिटी। तो आपको नहीं लगता कि अगर फर्म में ये क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगे हुए होंगे तो मेरी रिलायंस अपने बंदे पे बनेगी? पर अगर यही कंट्रोल्स फर्म में नहीं लगे हुए तो फिर मेरी रिलायंस उस बंदे पे, इंटरनल बंदे पे भी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि मैं कहूँगा यार उस डिपार्टमेंट में सही काम नहीं होता, दैट मीन्स कि आई कैन नॉट यूज द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट इवन इफ आई वांट टू, क्योंकि मैंने ऊपर डिसाइड किया कि मैं अपॉइंट करूंगा बट क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो मैं इंटरनल बंदा यूज नहीं कर सकता, आई विल चूज अनदर पर्सन। बात क्लियर है? आगे देखिएगा। तो मैंने यहीं से इसको कनेक्ट किया। बोलता क्या सबसे पहले पहले बोलता ही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑडिटर पे इतना विश्वास है आयजा को। बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी फर्म के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स पे यकीन ना करें अनलेस कि आपको कुछ और पता लगे। लेट्स से कि आईकैप आपका ऑडिट करेगी, कि आईकैप ने आपके पास आया, आईकैप ने कहा कि भाई बताओ तुमने इस क्लाइंट को कैसे ऑडिट किया था। उसने आपकी फाइल्स निकाली, उसने ब्लेंडर निकाल दिया, उसके अंदर आपने ये चेक नहीं किया, आपने रिस्क असेसमेंट सही नहीं की थी, गोइंग कंसर्न के मसले थे आपने चेक नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें अगर वो पकड़ के किया दैट मीन्स कि फिर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स बेकार हैं। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स बेकार हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स अगर बेकार हैं तो जाहिर सी बात है फिर मैं उस पर रिलाय नहीं कर सकता। इसको रीड करते हैं। वो कहता है ये है कि भाई engagement teams are entitled to rely on the firm system of quality control unless information provided by the firm or other party suggest otherwise। यानी कोई और इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए जो अलग ही कहानी बता रही हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी आईकैप वाली, तो फिर आप कहेंगे कि भाई नहीं तौबा, हमें इनका काम यूज नहीं करना। आगे कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, सो रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी आप रिक्रूटमेंट हमारी फर्म करती है, उसमें प्रॉपर चैनलाइजेशन होती है, टेस्ट होते हैं, टैक्स में बंदा आता है उसका टेस्ट होता है, पूरा वैल्यूएशन में बंदा आता है उसका टेस्ट होता है, उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, 3 इंटरव्यूज होते हैं, तब जाके प्रॉपर चैनल से वो आता है। तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग इज़ वेरी नेसेसरी, जो मैंने अभी आपको बात कही। ये हो गया। ऑब्जेक्टिविटी, भाई अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको क्लास में भी बताता रहता हूँ अगेन एंड अगेन कि मेरे पास हर 3 महीने में एनुअल इंडिपेंडेंस आती है जिसमें मुझसे पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस किस कंपनी के अंदर है, आपके क्लोज फैमिली मेंबर किस किस कंपनी के अंदर है। वो इसलिए पूछते हैं ताकि कल को मुझे किसी इंगेजमेंट पे अपॉइंट किया जाए, मैं जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फाइल में एंटर दूंगा, मुझे पार्टनर ऐड करेगा, वो एक पॉपअप मैसेज देगा, स्टिल योर वाइफ इज अ CFO देयर, स्टिल योर वाइफ इज अ सीनियर मैनेजर देयर, स्टिल यू होल्ड शेयर्स इन दैट कंपनी। अगर मैं येस करूंगा तो जाहिर सी बात है वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, वो मुझे बोलेगा प्लीज डिस्पोज ऑफ योर शेयर्स। और वाइफ के केस में ये तो नहीं कहेगा तलाक दे दो, ऐसा ही है ना, वाइफ के केस में तो नहीं कहेगा ना तलाक दे दो, वो कहेगा कि भाई या तो आप इस एंगेजमेंट में नहीं आओ, किसी और मैनेजर का रखो। बात समझ आ रही है? खैर आगे फिर हम कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिविटी, ऑडिटर्स इंटरनल एक्सपर्ट्स आर सब्जेक्ट टू रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग दोज पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस। जो मैंने आपको बात कही कि जो इंटरनल एक्सपर्ट होता है वो भी रेलेवेंट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट से गुजर रहा होता है, तो वो भी इंश्योर कर लीजिएगा। इसके बाद द ऑडिटर्स इवेल्युएशन ऑफ द एडिक्वेसी ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क, यानी आपको ये पता लगे कि भाई आज तक उन्होंने कभी काम किया है तो उन्होंने किस तरीके से काम किया है, क्या उनकी सूरत हाल रही है, क्या क्वालिटी रही है। अडेरेंस टू रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर मॉनिटरिंग प्रोसेस, यानी क्या प्रॉपर रिव्यू चैनल है जो कि ये मेक श्योर करता हो,
कि लॉज एंड रेगुलेशन से प्रॉपर कंप्लायंस होती है, कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है। और फिर वो कहता ये है कि मैक्सिमम आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप एग्रीमेंट कर लो इंटरनल एक्सपर्ट से कि भाई आपने ये काम करना है, इस पैरामीटर में करना है और आपने इंडिपेंडेंस को ब्रीच नहीं करना। तो आप उससे लिखवा लेते हो, चाहे वो इंटरनल एक्सपर्ट हो या एक्सटर्नल एक्सपर्ट हो, आप उससे भी लिखवाते हो ताकि ये चीज़ें प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होकर इंश्योर हो जाएं। अच्छा, फिर अदर रेलेवेंट फैक्टर्स बता देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि सामने वाला बंदा या इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो वो कॉम्पिटेंट भी है, केपेबल भी है और सर हमारे पास वो ऑब्जेक्टिवली भी काम भी करेगा। वो बोलता ही है कि अदर फैक्टर्स रेलेवेंट फॉर इवेल्युएटिंग कॉम्पिटेंस, ये भी मैंने लिख दिया तुम्हारे लिए। ये कहता है रेलेवेंस ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट कॉम्पिटेंस टू द मैटर फॉर विच द एक्सपर्ट्स वर्क विल बी यूज। बात समझिएगा, मैंने एक वैल्यूअर का पॉइंट किया, वो यूजुअली आज तक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन करता है, तो वो बेहतरीन वैल्यूएशन करता है प्रॉपर्टीज़ की, बट मुझे एक प्लांट की वैल्यूएशन करानी है और आज तक उसने प्लांट की वैल्यूएशन नहीं की। तो आपको एक रिस्क नहीं होगा कि पहली बार करने जा रहा है यार, भंड तो मारेगा। अब तो आप कहेंगे सर ऐसे तो हर कोई ऐसा तो नया नया होगा पहली बार, तो भाई मैं कह रहा हूँ किसी और पे हाथ साफ करके आए ना। हमें अगर रिस्क नहीं लेना तो हम एक ऐसे मंजे हुए बंदे को चुनेंगे जिसका प्रायर एक्सपीरियंस हो। तो देखो मैंने लिखा हुआ भी है, एक्सपर्टीज इन वैल्यूइंग बिल्डिंग बट नॉट इन प्लांट। तो आप सब्जेक्ट मैटर देख लें, जिस एक्सपर्ट को आप चुन रहे हो, मैं मान रहा हूँ कि भाई वो कॉम्पिटेंट है, बट उस एरिया में कॉम्पिटेंट है या नहीं है ये भी देख लो। बात क्लियर है? आगे, ऑडिटर्स एक्सपर्ट कॉम्पिटेंस विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स। क्या उसको रेलेवेंट अकाउंटिंग की नॉलेज है थोड़ी सी? अगर उसको रेलेवेंट अकाउंटिंग की नॉलेज है तो मेरे लिए काम का बंदा है, क्योंकि वो अकाउंटिंग पैरामीटर्स को भी दिमाग में रखेगा। हाँ यार, इसका एंट्री में इम्पैक्ट ये आएगा, वैल्यूएशन में ये आएगा, तो मैनेजमेंट ये कर सकती है, तो मैनेजमेंट ये गेम कर सकती है, यहाँ पे घुमा सकती है, तो वो भी अपने भेजे में चीज़ें रखेगा। तो अगर उस बंदे को ऑडिटिंग या अकाउंटिंग की हल्की सी नॉलेज होगी देन दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप उसको समझा पाएंगे, आप जो उसको कहेंगे उसको समझ आएगा, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझ आएंगी, डेबिट क्रेडिट क्या होता है उसको समझ आएगा। बात क्लियर है? अच्छा, आखिरी चीज, अदर रेलेवेंट फैक्टर्स टू इवेल्युएट ऑब्जेक्टिविटी। अब मैं कह रहा हूँ इंक्वायर करेंगे, एंटी ऑब्जेक्टिविटी मतलब इंडिपेंडेंस वगैरह चेक करो, बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एंड यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी का। अब इंक्वायर ऑफ द एंटिटी अबाउट एनी नोन इंटरेस्ट, यानी आप एंटिटी से पूछो। अब आप कहेंगे एंटिटी तो झूठ भी कह सकती है, भाई फिर आप उससे रिटन रिप्रेजेंटेशन लिखवाते हैं कि आपने जो भी मुझे बताया वो ट्रू फेथ में बताया, आपने झूठ नहीं बोला। और फिर आखिर में रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि भाई जो भी मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए थे वो ट्रू थे, रिगार्डिंग एक्सपर्ट्स के लिए भी कि वो इंडिपेंडेंट है। तो क्या वो कहता ही है कि पहले क्लाइंट से पूछ लो कि भाई क्या उसका कोई शेयर्स वेयर्स तो नहीं रखे हुए यहाँ पे। आप खुद भी क्लाइंट का शेयर होल्डर रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकते हो, तो उससे भी पूछ लो कि भाई कोई इसका रिलेटिव तो नहीं है, तो चेक करके बताओ। और दूसरी चीज़, आप खुद ही एक्सपर्ट से मीटिंग कर ले, जो ऊपर भी कवर किया, कि तुम बता दो कि भाई यार तुम्हारा कोई इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं है, कहाँ कहाँ शेयर्स होल्ड करते हो, तुम्हारी फैमिली क्या करती है, वाइफ क्या करती है, बच्चा क्या करता है, बाप क्या करता है। तो ये सारी चीज़ें पूछते हो ना, तो तुम्हें इंक्वायरी में पता लग जाता है कि वो बंदे के कहाँ कहाँ इंटरेस्ट और स्टेक मौजूद हैं। तो सर समझ में क्या आई बात? समझ में ये आई कि भाई अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू यूज़ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट, बट चुनने से पहले ये देख लो ऐसा बंदा चुनो जो कॉम्पिटेंट हो। सही है जी। कॉम्पिटेंस के साथ साथ सही है जी, उसका इंडिपेंडेंट होना लाजमी, यानी वो ऑब्जेक्टिवली काम करे, बायसनेस को नहीं आने दे, उसका कोई पर्सनल मफाद यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, और किसी का इन्फ्लुएंस उस पर ऊपर नहीं होना चाहिए। और क्या सर मैंने आपको बताया सर कॉम्पिटेंस लाजमी है? क्या कॉम्पिटेंस लाजमी है? कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए सर, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? यही चीज़ें हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस देख लो, किसी और ऑडिटर से डिस्कस कर लो, उसकी पब्लिश रिपोर्ट्स देख लो, उसकी क्वालिफिकेशन देख लो, किस बॉडी से एफिलिएटेड है, ये सारी चीज़ें। और अगर आप इंटरनल एक्सपर्ट यूज़ कर रहे हो तो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स देख लो रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। सही है। मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या है, कितने रिव्यूज़ होते हैं, क्या क्या चलता है, ट्रेनिंग किस फ्रीक्वेंसी पे होती है, और सर यहाँ पे रेगुलेटरी एंड लोकल रिक्वायरमेंट्स को किस तरह वो अडेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, सारी चीज़ें। तो आई होप सर इस क्लास में आपको ये समझ आ गया होगा कि सर हम जब डिसाइड कर लेते हैं कि आई नीड टू यूज़ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट, बट बिफोर सेलेक्टिंग यू नीड टू मेक श्योर दैट द पर्सन इज कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड ऑब्जेक्टिव। सर मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।